नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डीएलएड के जो पिछले कुछ साल के क्वेश्चन आए हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। 20-25 क्वेश्चन मैंने लगभग यहाँ पर ले रखे हैं, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन का लेवल है क्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है और वृत्त का केंद्र O है, तो एंगल BOC का मान बताना है आपको। ये जो एंगल यहाँ पर बीच में है, इस एंगल का मान आपको यहाँ पर बताना है। समबाहु त्रिभुज बोला, देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है कि इसने बोला है समबाहु त्रिभुज। हमें मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के जो भी कोण होते हैं ये इस तरह के, ये 60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री के यहाँ पर होते हैं। अब आपको एंगल निकालना है BOC, इस तरह वाला एंगल निकालना है, ये वाला। और यहाँ एक वृत्त है। एक प्रमेय होती थी हाई स्कूल में कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये सेंटर पे बना कोण है बीच वाला, तो ये परिधि पर बने कोण का, परिधि मतलब जो ये साइड में जो लाइन खींची है गोल वाली, ये होती है परिधि। तो अगर इसमें क्या कहते हैं, जो परिधि पे बना कोण वो 60 डिग्री का है, तो केंद्र पर इसका डबल होगा। तो डबल का मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा सोचना है क्वेश्चन को। अगला देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ए का वेतन बोला है बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से बी से 50% अधिक है यहाँ पर, ये बी से, तो जिसमें से लगा रखा है यानी कि बेस वो है। तो अगर बी का वेतन से 50% ए का वेतन अधिक है, तो हम बी के वेतन को ले लेते हैं 100%। बी का वेतन ले लेते हैं हम 100, तो ए का वेतन 50 अधिक होने की वजह से कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। अब इसने वापस पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया ये कितना कम हो रहा है? 50 कम हो रहा है भाई। 150 है ए का वेतन, बी का वेतन कितना कम हो रहा है? 50। किससे? ए के वेतन से। तो बेस हमारा इस बार हो गया ए, और ए में कितना है? 150। तो जो भी बेस है उसे लेंगे बट्टे में और गुणा में 100, क्योंकि निकालना है परसेंट। 50 से 150 कटेगा 3 बार और 3 से 100 कटेगा 33, सही 1/3%। ठीक है, एक तरीका ये। एक तरीका इसमें आप शॉर्ट तरीका जो ट्रिक की तरह आप इसे सोच सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं आप इसको। तो इसको थोड़ा इरेज कर लें। यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना कि आपको दिया क्या है, आपको अधिक दिया है। अगर कोई भी चीज़ अधिक दी है तो आपको देखो कितना अधिक बोला? 50, तो आपने 50 लिखना है और बट्टे में उसे 100 प्लस जितना अधिक बोला वो लिख लेना है, गुणा 100। अगर यहाँ पर 50% कम दिया होता तो आप नीचे माइनस कर देते बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अधिक दिया है तो प्लस कर देंगे, कम दिया है तो माइनस कर देंगे, जो दिया है वो करना है। तो नीचे 150 हो जाएगा, 50 से 150 काटेंगे 3 बार, वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है? प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, तो इसको देखेंगे भाई। 25 धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर कहाँ तक? 25 तक। 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक? 25 तक। अब जब भी नंबर सीरियल से दिए हों तो एक चीज़ ध्यान रखना, सीरियल से अगर नंबर दिए हों तो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या, बिल्कुल जो बीच की संख्या होती है वो औसत होता है। जब भी नंबर सीरियल से दिए हों, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे क्रमागत हो, बिल्कुल बीच की संख्या जो होता है वो औसत होता है। अब या तो आप बिल्कुल बीच की संख्या निकाल लो, या फिर बीच की अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, बहुत ज़्यादा संख्या है, तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, लास्ट लिख देता हूँ पर, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 25 धनात्मक पूर्णांकों में पहली संख्या क्या होगी? 1, और अंतिम संख्या क्या होगी? 25। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 1 और 25 को जोड़ेंगे 26 और 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 13। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 256 की घात 3/4, इसका मान क्या है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा घातें याद रखनी पड़ेगी कि ये 256 किसकी घात है। और थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लेना है तो ये देखिए, घात में लिखा है 3/4, घात में लिखा है 3/4, तो ये किसी ना किसी की घात 4 के रूप में होगी। और घात को गुणा में कर देते हैं, ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो सीखना पड़ेगा ये चीज़। घातों में घात अगर लगी होती है तो उनको गुणा में ले लेते हैं। तो ये 256 जो है किसी की घात 4 होगा, क्योंकि बट्टे में 4 दे रखा है।
और ये 4 से 4 कटेगा और ये 3 बचेगा केवल घात में। तो ये किसकी घात 4 होगा? अगर 4 की घात आप 4 देखते हैं, 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 256 आपका यहाँ पर हो जाता है। तो 4 की घात 4 का मान होता है 256 और ये घात कट जाएगी 4। अगर घात में बट्टे में 3 दिया होता तो ये किसी की घात 3 होता। अगर बट्टे में 6 दिया होता तो ये किसी की घात 6 होता। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो बस बचा गया 4, तो ऊपर घात में बचा 3, तो 4 की घात कितना होता है? 64। इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसने वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिया है 100 रुपये और लाभ कमाना चाहता है 20%। हमेशा जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है और हानि जो होती है क्रय मूल्य पर होती है। अगर 100 रुपये की वस्तु में वो 20% लाभ कमाना चाहता तो उसे 120 रुपये का बेचना होगा। यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120 रुपये। भाई 100 तो बेस होता है, 100 से जितना प्लस ऊपर उतना प्लस कर दो, जितना हानि उतना माइनस कर दो। 100 की चीज़ को 120 में बेचेगा तभी 20% लाभ होगा। अब इसने पहली लाइन में क्या कहा? एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। इस 120 रुपये में बेचने पर भी वो 4% की छूट दे रहा है, यानी इसका अंकित मूल्य 120 से और ज़्यादा है। तो ये पहले ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। पहले दोनों ऑप्शन कितने हो गए? खत्म हो गए, क्योंकि 120 से ज़्यादा होना चाहिए इसका अंकित मूल्य। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है? 125। अब ऑप्शन से अगर आप करना चाहें 125, छूट दे रहा है 4% की, 4% की छूट देगा तो भी 100 में 4% कम कर दो, कितना? 96%। परसेंट का लगा दिया बट्टे में 100, तो 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 4 से कट जाएगा 96 कितना बार? 24 बार। और 24 और 5 गुणा में है 24 पंजे 120, ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। अगर ये ऑप्शन नंबर सी नहीं बैठ रहा होता तो डी को हमें चेक भी नहीं करना था, सीधे उत्तर लगाना था। अगर मान लीजिए 130 ऊपर दिया होता, 125 नीचे दिया होता, तो आपको फिर नीचे चेक नहीं करना, फिर तो आपको मालूम वही उत्तर होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? ठीक, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना करना है, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है ये दे ही नहीं रखी है। अब परसेंटेज निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, क्षेत्रफल की बात करिए। एक मिनट, हाँ, क्षेत्रफल की बात करिए तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, वर्ग की भुजा को 10 मान लेते हैं। इससे क्या होगा? 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, क्या कहते हैं, भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी कि 10 गुणा 10, ये कितना हो गया आपका? 100%, सीधे हो जाएगा। अब कह रहा है भुजा को 2 गुना करना है, यानी 10 की जगह भुजा कर देते हैं 20, तो 20 गुणा 20 हो जाएगा। और 20 और 20 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 400। तो पहले 100 था, अब हो गया 400, तो कितनी वृद्धि दिख रही है इसमें? 300% की इसमें वृद्धि दिख रही है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लॉग 48 दे रखा है, तो उनका मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो अनुपात दे रखा 3:4 में ये संख्याएं हैं, तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? अगर अनुपात में दे रखा तो एक काम करो, पहली संख्या मान लो 3x और दूसरी संख्या मान लो 4x। ठीक है, ये जो x होता है ये इनका HCF होता है ऑलरेडी, ध्यान रखना। कभी भी अनुपात दिया हो और उसमें हम कोई अगर x लगा रहे हैं तो वो x उसका HCF होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, नोट कर लेना। फॉर्मूला है, दो संख्याएं दे रखी तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। x से HCF और L से LCM। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF, मैंने कहा ना जो x की गुणा करिए वो इनका HCF भी होगा। और LCM दे रखा है इनका कितना? 48। एक x से एक x कट गया, 3 गुणा 4 12 हो जाएगा। 12 से काटोगे 12 चक्को 48 और लेफ्ट साइड में बचेगा केवल x और राइट साइड में बचेगा 4, यानी x इनका HCF कितना हो गया? 4। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिता अपने पुत्र की 2 गुनी उम्र का है। 20 साल पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? तो भाई वर्तमान उम्र पूछिए। पहली लाइन तो इसने ये दे रखी है कि पिता जो है अपने पुत्र का 2 गुना है, तो पहला ऑप्शन देखो ये तो 2 गुना हो भी नहीं रहा है, यानी पहला गलत। 2 और 24 2 गुना है नहीं। अगले सारे ऑप्शन जो हैं वो सबके सब 2 गुने हो रहे हैं। तो अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। भाई 2 गुने वाली कंडीशन तो यहाँ पर फिल हो गई। अब इसने बोला है 20 साल पहले वो 12 गुना था।
अब पहले वाले ऑप्शन में अगर हम 20 साल घटाएं तो 72 में से 20 घटाएंगे 52 हो जाता है, और 36 में से 20 घटाएंगे ये हो जाता है 16। क्या ये 12 गुना हो रहा है? 12 गुना होना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला तो पहले से ही गलत था। तीसरा ऑप्शन में देखिए 48 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 28, और 24 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 4। क्या ये 12 गुना हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। अब अगला ऑप्शन हमारे बचा 44, यही इसका आंसर होगा। देखो 44 में से 20 घटाया कितना बचा? 24, और 22 में से 20 घटाएंगे बचेगा कितना? 2, और 2 का 24 होता है 12 गुना, क्योंकि 12 दूनी 24। हालांकि लास्ट ऑप्शन चेक करने की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं थी, पर मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पर उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है? इन क्वेश्चन को करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करना है। भाई अनुपात दे रखा है 4:7, पूछा है बड़ी संख्या। अगर इन दोनों अनुपात को ध्यान से देखें तो बड़ी संख्या तो 7 वाले अनुपात में होगी ना। बड़ी संख्या क्या होगी? 7 वाले अनुपात में। और अनुपात कैसे आता है? संख्याओं को आपस में काट पीट के लास्ट में अनुपात बचता है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो बड़ी संख्या में 7 से कटने वाला नंबर क्या 40 है? नहीं है। 80 7 से कटता नहीं, 100 7 से कटता नहीं, केवल 70 होता है जो कि 7 से कटता है, वरना कोई सा नंबर नहीं कटता। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? भाई 9 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या है? जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वही 9 से विभाजित होगा। तो आपको अंकों का योग करके देख लेना, इनमें से कौन सा नंबर जो है, देख सकते हैं 4 नंबर हैं, इनमें से जो नंबर का अंकों का योग, मतलब जो भी नंबर है, जैसे कि मैं 1 कर देता हूँ, अगर वो आएगा तो ठीक, नहीं तो अब आप खुद ही करेंगे। इसको मैं 1 को कर देता हूँ कि देखते हैं अगर वो निकल जा रहा तो। जैसे पहला ही है, इसके अंकों का योग क्या करना है? पहला 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 और 8 आपका हो गया 30, 7 37। यहाँ अंकों का योग 37 आया, और 37 9 से नहीं करता है, 37 9 से नहीं करता। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये हो गया 9 और 7 4 11, 11 और वो 9, 11 और 8 हो गया आपका 19, 19 और 1 20, 20 7 27 और 9 हो गया 36, और 36 9 से कट जाता है। या आप पूरा करने की जगह केवल इतना भी कर सकते थे। देखिए कितना चेक करने के लिए, पहला 9 तो 9 से कटेगा, ये 8 और 1 9 भी कटेगा, ठीक। अब बचा क्या? 4 7 और 1 7, तो 4 और 7 11 और 7 18, ये भी 9 से कटेगा। तो वो चेक करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। फिलहाल ये वाला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम भी 60 आता है, तो वो संख्या क्या है? पहले तो संख्या का 60% निकालना है, फिर उसमें से 60 घटाना भी है, और फिर भी उत्तर क्या आना चाहिए? 60। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने संख्या ले ली x, उसका 60% हो गया 60/100, यही हुआ, -60 बराबर 60। ये तो बोला संख्या का 60% करो, उसमें 60 घटाओ फिर भी 60 आएगा। ये जो माइनस वाला 60 है वहाँ जाके 60 जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 120। अगर इस वाले नंबर को आप देखते हैं तो इसे 20 से काटिए, 20 या 60, 20 पंजे 100। अब अंश में 3 हो गया, हर में 5। आपको पता है बराबर की तरफ को ले आएंगे तो बट्टे वाला नंबर गुणा में जाता है और अंश वाला हर में जाता है, ठीक। यानी कि 5 गुणा में जाएगा और 3 बट्टे में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 120 के साथ गुणा में 5 और बट्टे में 3। 3 से 120 काटोगे 40 बार, 4 3 12 होता है, और 40 और 5 की गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, यानी 200 वाला इसका उत्तर आपका सही है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा? देखो व्यास जितना बढ़ेगा त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ती है, ध्यान रखना। व्यास जितना बढ़ेगा त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान चेंज नहीं होता, तो पाई को छोड़ो। r² का मतलब r गुणा r, 2 बार गुणा करनी है, सीधी सीधी बात है, ये 2 बार गुणा करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 25% बढ़ रहा है, उसकी क्या कहते हैं? त्रिज्या। पहले के मुकाबले कितना बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले वाली त्रिज्या मान लेते हैं, जैसे 10 होगा तो 10 गुणा 10 r² 100 हो जाता है। देखो 100 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 25% बढ़ाना है इसको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, वो ज़्यादा बेटर है। 25% अगर ये बात कर रहा है, हमें पता 2 बार गुणा होनी है r², तो आप 25% बढ़ाइए 125%, इस तरह से, ये ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिर से गुणा में था, दोबारा आर था, ये भी 25% बढ़ा है 125। अब 1% के लिए ये 100 बचा लेंगे क्योंकि परसेंट चाहिए, बाकी काट देते हैं। 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, 4 से इस 125 को आप काट लेंगे, कितना आएगा 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, बचा 1.25 हो जाएगा। 31.25 की क्या करते हैं गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 तियाँ 15, 156.25 और बट्टे में बचा है 100। अब ये 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 56 ज़्यादा, क्योंकि टोटल है 156। ठीक, तो ये 56% ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक तरीका और मैं आपको दे देता हूँ इस तरह के, क्योंकि हो सकता है बच्चों को कुछ नहीं भी आया, तो यहाँ पर आप बताऊँ एक फॉर्मूला देखना, a + b ± ab बट्टे 100। ये प्लस माइनस सब में है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। ठीक है, ये a + b + ab बट्टे 100 ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको एरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। क्या था a + b, तो पहले हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या में r गुणा r 2 बार आएगा, तो 25 + 25 और ab का मतलब गुणा करो 25 × 25 625 बट्टे 100। 2 जीरो काटे, 10 लग जाएगा यहाँ पर 6 के बाद। ठीक, 25 25 50 और ये प्लस था, प्लस 6.25 और 50 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 56.25। इससे भी आप इसे कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं, ये वाला तरीका आपका ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। a + b + ab बट्टे 100 मैंने 2-3 तरीके आपको यहाँ पर बता दिए हैं जो आपको बेस्ट लगे। अगला है एक वस्तु के लागत यानी कि क्रय मूल्य। देखो लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है, ठीक है, और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20, यानी क्रय मूल्य 21 है और विक्रय मूल्य वो 20 है और विक्रय मूल्य कितना है 21। क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 21, तो लाभ बताइए। तो हम एक काम करते हैं 20 का 100 बना लेते हैं। 20 का 100 कैसे बनेगा, 5 से गुणा करके 100 बन जाएगा क्योंकि परसेंटेज 100 पे होता है, तो 21 में भी 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 105। तो ये कितना परसेंट लाभ दिख रहा है 5%। भाई वो पहले क्रय मूल्य 100 और विक्रय 105, तो कितना फायदा हुआ 5 का फायदा हुआ, तो सीधे आपका उत्तर हो जाएगा 5%। तो 100 बनाने की कोशिश करनी है पहले जो भी हो, अगर 100 आपका बन गया तो आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन यह वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, ये कह रहा है इनसे भाग करेंगे तो 5 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक, अगर मैं इसमें से 5 कम कर दूं हर संख्या में तो शेषफल प्राप्त नहीं होना चाहिए। भाई लास्ट में जो 5 शेष बच रहा है, अगर उस 5 शेष को पहले खत्म कर दूं तो 5 शेषफल बचेगा नहीं, पूरी संख्या कट जाएगी। तो पहले वाले नंबर में से अगर 5 घटाता हूं तो ये बचेगा 1075। दूसरे वाले नंबर में से 5 घटाता हूं तो बचेगा 1070। तीसरे वाले में से 5 घटाऊंगा बचेगा 1080 और चौथे में 5 घटाऊंगा ये जाएगा 1085। यानी कि ये नंबर होने चाहिए इनकी जगह। अब यहाँ पर कोई शेष नहीं बचेगा क्योंकि शेष 5 बचा, मैं शेष को खत्म कर दिया। अब आप इन नंबरों को देखिए, ये 24 है, 24 8 या 24 होता है, 30 3 ढाई 30 भी हो सकता है, 54 9 छक्का 54। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके पास रूल कौन कौन से होते हैं। मेन रूल जो हमारे वो होते हैं 3 और 9 वाले, कि 9 वाला रूल हमने भी पढ़ा था, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर 54 से कट रहा है तो 9 छक्का 54 यानी कि 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 का रूल हम लगा लेते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में लगाओ, इन तीनों को जोड़ो, 7 5 12 और 1 13, 9 से नहीं कटेगा। अगला देखो 1 और 7 8 नहीं कटेगा, 0 को जोड़ने की अवस्था नहीं है। अगला है 1 और 8 9, ये वाला नंबर कट जाएगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही था, यानी कि 1085 में से जो हमने 5 घटाया 1080 बचा, यही कटेगा। तो हमारा जो 5 शेष बचा था, हम उस 5 को ही शेष निकाल दिया। अब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और पूरी तरह से विभाजित होने के लिए हमने 54 को तोड़ दिया, 9 छक्का 54 और 9 का रूल हमें आता है। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के का व्यास दीर्घा 2 सेंटीमीटर, यदि ऐसे 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि जिनका किनारा अन्य 2 को स्पर्श करे तो बीच खाली छाया की दिशा निकाले। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें आपको इसका जो भुजा दे रखी है वर्ग की, वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर की। अगर 2 की पूरी भुजा है, ये वाली पूरी भुजा 2 वाली ये है, नहीं इस तरह से देखिए, एक मिनट, ये तो बन जाएगी पर दे इस तरह से की है। जो वर्ग होता है, वृत्त जो होता है, ये पूरा का पूरा व्यास 2 यहाँ से दे रखा है। अगर 2 यहाँ से है तो इतना हिस्सा 1 बचेगा, ऐसे इधर को भी 1 बचेगा और नीचे इधर भी इतना 1 इस तरह से पूरा आपका ये 1 1 वाले हिस्से बचेंगे।
भाई पूरे वृत्त का व्यास कितना दे रखा है, 1 2 दे रखा है, तो आधा आधा आधे होगी इसकी त्रिज्या, ये बचेगा आपका 1 1। अब 1 1 को मिला के ये पूरा हिस्सा 2 हो जाएगा, इधर को भी 2, ऐसे भी 2, ऐसे भी 2 और ऐसे भी 2। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि क्या इसमें हो रहा है, क्या आपको करना है। ठीक, तो भाई पूरा वर्ग ये 1 1 करके 2 वाला हो गया, कितना होगा 2 सेंटीमीटर भुजा का ये क्या बन गया, वर्ग। इसके अंदर से चारों कोनों में एक एक हिस्से निकाल दिए गए, क्योंकि छायांकित भाग अंदर बचा ना। 4 वृत्त के 4 हिस्से निकाले, यानी कि 4 वृत्त का चौथाई हिस्सा निकाला है, यानी पूरा पूरा एक वृत्त निकल गया। 4 का चौथाई क्या हुआ, 1 हो गया, यानी पूरा पूरा एक वृत्त निकल गया है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को आपको घटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वही वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, इसने कहा 3.14 लेना है, तो पाई की जगह आप 3.14 रख देंगे। और आर स्क्वायर मतलब इसका व्यास 2 है, तो त्रिज्या होगी 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर घटा लेंगे आप। तो पाई का मान होता है 3.14, 4 में से 3.14 जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 0.86। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 16। ठीक, यहां पर इसने दे रखा है अब आपके 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। भाई 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक जाती हैं। इसके बीच में कितने नंबर होंगे जो 10 से विभाजित होंगे, भाई करते हो 10 का पहाड़ा भर लो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नम 90, 10 दाई 100 तो लेना ही नहीं है 2 अंकों की, तो केवल कितने आया 10 नम्मा 90, यानी कि 9 ही संख्या ऐसी हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17वां। ये देखा 0.75 0.75 0.75 करके इसने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ये 0.75 3 बार यहाँ दे रखा है, 0.25 3 बार यहाँ दे रखा है, और नीचे भी 0.75, यहाँ 0.25 और बीच में 75 और 25। तो हम एक काम करते हैं, 0.75 को a मान लेते हैं, 0.25 को b मान लेते हैं। तो 0.75 को a माना तो a की कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो ये हो गया a3, बीच में प्लस का निशान है। 0.25 को हमने b माना, इसकी गुणा कितने बार है, 2 बार, तो इसको ले लिया b, यानी b का क्यूब, बट्टे में 0.75 2 बार है, यानी a का स्क्वायर, माइनस 0.75 और 0.25 दो है, यानी कि a और b दोनों है ab, और 0.25 2 बार है, यानी कि ये प्लस के b का स्क्वायर। अगर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उस फॉर्मूले में आता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो नीचे वाला नंबर है ये सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये नंबर कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी, और a का मान है 0.75 और b का मान है 0.25, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ के आ जाएगा 1। 75 और 5 25 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूर से भरे हैं। एक जगह बोला है इसने आधा, एक जगह बोला है 3/4। तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो आधा यानी कि 1/2 से भी कटे, और 3/4 यानी 3/4 से भी कटे। तो हम नंबर मान लेते हैं 4। 2 गिलास है, पहला गिलास है ये भी, इसका आयतन कितना है 4 लीटर, और दूसरा गिलास है इसका आयतन भी कितना है 4 लीटर। पहला वाला आधा दूध से भरा है, आधा दूध से भरा यानी कि 2 ही लीटर है इसमें दूध, और दूसरा वाला 3/4 दूध से भरा यानी कि इसमें 3 लीटर दूध है। ठीक, तो इसमें 2 लीटर दूध है, दूसरे वाले में 3 लीटर दूध है। तो अब कह रहा है बाद में उनमें पानी मिलाकर लबालब भरकर एक बर्तन में उड़ेल लिया जाए। अब टोटल 4 लीटर का बर्तन है पहला वाला, तो इसमें कितना पानी और मिला सकते हैं 2, क्योंकि 2 लीटर पहले दूध था। दूसरे वाले में पानी कितना मिला सकते हैं 1। अब दोनों को एक साथ मिला दिया, तो दोनों को एक साथ मिला दिया तो दूध कितना हो गया 2 और 3 5, और नीचे पानी कितना हो गया 2 और 1 3, यानी कि 5:3 आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 5 है, लघुत्तम समप्रतीक क्या होगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन इस तरह का होता है, इसमें आपको अपना ज़्यादा क्वेश्चन को में फॉर्मूले लगाने, दिमाग लगाना है। 45 योग और अंतर 5, 2 संख्याएं ऐसी होती हैं 25 और 20, दोनों को जोड़ो 45 घटाओगे 5। पूछा इनका एलसीएम, एलसीएम जो 25 की टेबल में भी आया 20 की भी टेबल में आया 100।
सीधे आपका यहाँ उत्तर मिल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि इस तरह के हैं, इतने सिंपल हैं कि आपको ज़्यादा एफर्ट करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग करने पर 63 शेष बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो कितना शेष बचेगा। यहाँ पर ध्यान देना, जो ये दूसरी संख्या से भाग करने की बात कर रहा हुआ, इस नंबर से ये पहला वाला नंबर कट रहा होगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। 29 या 87 बचा 2, 29 से कम 29 कट रहा है। जब 29 से ये नंबर कट रहा है, यानी जितना भाग इससे जाएगा उतना भाग इससे तो चले ही जाएगा, तो लास्ट में केवल कितना बचा है 63। तो आपको केवल इस 63 को भाग करना है 29 दूनी 58, और जितना शेष बचे वही उत्तर लिख लेना है। तो यानी कि पहले शेष को दूसरी संख्या से आपको भाग करना और सीधे अपना उत्तर लिखना है। 29 दूनी 58, शेष बचा 5, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग पीला है। शेष भाग 65 सेंटीमीटर है, बिना रंगा है, तो पूरे बांस की लंबाई। देखो इसमें बट्टे बट्टे वाले जो दे रखे हैं, तो ऐसी लंबाई आप एक्स के रूप में मान लीजिए जो कि 5, 4 और 3 इन तीनों से कट जाए। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5, 4 और 3 का कितना होता है 60, यानी हमने टोटल लंबाई मान ली है इसकी बांस की 60x हमने टोटल लंबाई मान ली है। अब इसमें से 1/5 भाग, 1/5 मतलब 5 से भाग करो, 12 पंजे 60, यानी कि 12x हट गया। 1/4 भाग 4 से भाग करो, 15 चक्को 60, यानी कि 15 वाला हिस्सा भी हट गया, 15x वाला। और 1/3 यानी कि 20 या 60, अगर 60 को भाग करते रहोगे 1/3 कर दोगे तो यहाँ 20, यानी इतना हिस्सा तो रंगा हुआ है। 12, 15 और 20, 12, 15, 27 और 20, 47x का हिस्सा आपका रंगा हुआ है। तो बिना रंगा हुआ भाग, शेष भाग कितना बचा 13x, और इसी का मान इसने दे रखा है कितना 65। तो 13x बराबर 65, 13 पंजे 65, x का मान 5, मास की कुल लंबाई हमने मानी थी 60x, 60 में 5 गुणा करेंगे, 60 पंजे 300, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और आपका उत्तर मीटर में है, तो 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 3, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। नंबर हमें ऐसा मानना है जो ये बट्टे वाली संख्याओं से कट जाए, 1/5, 1/4, 1/3, तो इनमें से इन तीनों से कट रहा है 60, यानी इनका एलसीएम हो गया 60। तो मैंने 60x टोटल लंबाई मान ली, उसमें से 1/5 हिस्सा हरा जो है वो 12 हो गया, 1/4 हिस्सा जो लाल है वो 15 हो गया, 1/3 हिस्सा जो पीला है वो 20 हो गया, शेष बचा कितना 13। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पर निकली। ठीक 30 मिनट बाद दूसरी कार 75 की स्पीड से चल रही है, पहली वाली कार का पीछा करती है, तो कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। अगर दूसरी कार की स्पीड ज़्यादा है तो पहली कार को वो पकड़ ही लेगी। पहली वाली चली है 2:30 बजे, कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि 2:30 बजे चली है 60 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी 30 मिनट बाद चली है, यानी आधा घंटे तक तो पहली गाड़ी अकेले चलती रही। ठीक है, 60 की स्पीड से जा रही है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी इसने कवर कर ली होगी 30। जब दूसरी कार चली तो पहली कार केवल 30 किलोमीटर उससे आगे है, यानी कि दूसरी कार जो चली है 75 की स्पीड से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली है इससे 15 किलोमीटर। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक्स्ट्रा चली है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक्स्ट्रा चली है, उसको केवल इस 30 किलोमीटर की दूरी को ही तय करना है। कितनी एक्स्ट्रा चल रही है, ये 60 की स्पीड से जा रही है, दूसरी 15 की स्पीड एक्स्ट्रा है, मैं 50 समझ रहा ना। तो 15 की स्पीड जो एक्स्ट्रा है, इससे इसे 30 किलोमीटर की रेंज कवर करनी है, तो ये 2 घंटे में कवर कर लेगी भाई। आप खुद ही सोचो, 2:30 बजे एक गाड़ी चली है 60 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी आधे घंटे बाद चली, तो पहली गाड़ी आधे घंटे में कितना चल चुकी होगी 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो हमें केवल जो दूसरी गाड़ी है उससे 30 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, तो स्पीड हम पे कितनी एक्स्ट्रा है 15 की स्पीड एक्स्ट्रा है, तो 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर हम 2 घंटे में कवर कर लेंगे। और गाड़ी, अब टाइम कौन सा लेंगे, टाइम हम वो लेंगे जिस समय दोनों गाड़ियाँ चल रही हों। तो दूसरी गाड़ी ठीक 30 मिनट बाद बोला है, यानी पहली गाड़ी 2:30 बजे, दूसरी गाड़ी 30 मिनट बाद, तो 3 बजे से हम टाइम जोड़ेंगे, तो 3, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी वाली गाड़ी जब चलती है तो टाइम उसी के हिसाब से ही जोड़ा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम इस तरह से दे रखा है, इस कक्षा में औसत भार से अधिक वाले छात्रों की कितनी संख्या है। तो हम इसका पहले औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए कोई नंबर सीरियल से तो नहीं लगे, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, लास्ट के तो सीरियल से लगे, शुरू के सीरियल से नहीं लगे। 33 के बाद 34 गायब हो गया, और 35 के बाद 36 से 37 गायब हो गया। अब अगर ये गायब नहीं होता तो हम सीधे औसत निकाल लेते। अब क्योंकि गायब हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा।
और इन जोड़ के किससे भाग करेंगे, 10 से यहाँ पर भाग करेंगे। तो 33, 35, 38, 39, 40 इन सबको आप जोड़ के 10 से भाग करेंगे, जो भी यहाँ पर औसत आएगा, मान लीजिए इसका औसत 40 के आसपास आ गया, तो औसत भार से अधिक वाले छात्रों की संख्या इतनी बचेगी, 41, 42, 43, 44, 45, 5 बचेंगे। अगर औसत इसका 41 आया तो आप पे 4 बचेंगे, औसत 42 आया तो 3 बचेंगे, औसत 38 आया तो इधर के हिस्से बच जाएंगे। जितना औसत आएगा उससे एक्स्ट्रा वाले नंबर को काउंट आप यहाँ पर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे 2πr। 2π का मान मैं सीधे लेता हूँ 22/7, r का मान यहाँ पर नहीं दे रखा है तो r हमने ले लिया। और ये जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी है 22। अब ये 22 से 22 यहाँ पर आपका कट जाएगा, 2 से सामने 4 कट जाएगा 2 बार, तो 7 दूनी 14, r का मान आ गया 14। और आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r का मान 14, तो एक बार 14 और गुणा कर लो और पाई का मान रख दो 22/7, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 28 गुणा 22 आप यहाँ पर अपना कर लेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 484। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 96 का रोमन संख्या रूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद ही दीजिए, देखें आपको रोमन नंबर आता है नहीं आता है। मैं आपको फिलहाल छोटी चीज़ बताता हूँ। 5 लिखते हैं V से, 10 लिखते हैं आपका X से, 50 लिखते हैं L से और 100 लिखते हैं C से। कोई भी नंबर लगातार 3 बार प्रयोग नहीं होने चाहिए, वो 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं होने चाहिए। 3 बार हम कर सकते हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे X यहाँ 4 बार प्रयोग है तो ये गलत है किसी भी तरह से। रोमन संख्या में का रूल क्या होता है, कोई भी एक नंबर आप लगातार 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब बचे हैं आप 3 ऑप्शन, इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो ये थे मैथ के कुछ क्वेश्चन। हालांकि मैं लाइव शुरू कर रहा था पर लाइव में थोड़ा दिक्कत हो रही तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करके फिर भी इसमें डाल दिया जाए। तो अगर लाइव शुरू हो जाएगा तो लाइव कराऊंगा, ना तो रिकॉर्डिंग तो हमारी इसमें आ ही जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।